नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज के बिग बुलेटिन में हम हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम शुरू करेंगे। आज की चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी से पार्टी के पूर्व जिला मंत्री समीर यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गंगवार और कांग्रेस से पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमेश कठरिया और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी। अभी अभी एक बड़ी घटना हुई है। वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश गुप्ता की हत्या कर दी गई है। बीच बाजार में घर है उनका, नारायण दास गली में। और प्रारंभिक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट मार करके हत्या की गई है। पुलिस मौके पर है, जांच में जुटी है। तो आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं जो हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम मुहिम शुरू कर रहे हैं। और समय समय पर और लगभग निरंतर ये मुहिम जारी रहेगी। ये घटना हुई है हाथरस में, 14 सितंबर की घटना है। और उसके बाद में उस बेटी ने लगभग 15 दिन संघर्ष किया है जिंदगी और मौत से। लेकिन वो जो उसकी गंभीर स्थिति थी उसके चलते जिंदगी की जंग नहीं जीत पाई है। आज पूरे देश में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जगह जगह कैंडल मार्च निकल रहे हैं और लोग अपने अपने ढंग से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से निर्भया के मामले में दिल्ली में हुआ था और उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन समय गया और वो सारी बातें बीतती चली गई। इस मामले में काफ़ी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। और जो ये बात कही जा रही है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जीभ काट ली थी, इसका पुलिस ने खंडन किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई क्यों महसूस हो रही थी, जीभ फंसी हुई क्यों महसूस हो रही थी। ये तकनीकी चीज़ है, लेकिन पुलिस ने इस बर्बरता को खंडन करने का प्रयास किया है और अपनी तरह से परिभाषित किया है। ये जरूर कहा है कि जीभ सामान्य स्थिति में नहीं मिली है, रीढ़ की हड्डी सामान्य स्थिति में नहीं मिली है, लेकिन तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विभिन्न तकनीकी पहलुओं को लेकर के ये बताने की कोशिश की है कि रीढ़ की हड्डी और जीभ दोनों सामान्य स्थिति में नहीं थे। तो ये स्थिति है। कब सुरक्षित होंगी देश की बेटियां, कानून से क्यों नहीं डरते हैं ये मुजरिम, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों उस तरह के मुजरिम कानून से नहीं डरते और बेटियां कब सुरक्षित होंगी। ये बहुत बड़ा सवाल छूट रहा है समाज के सामने, देश के सामने। और इसके चलते आज जो स्थिति बनी है, आज पूरे देश में गम और गुस्से का इजहार है। लोग अपने अपने ढंग से शोक व्यक्त कर रहे हैं और जो आरोपी हैं एक बार फिर फांसी की सजा दिए जाने की बात कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से लोगों को सांत्वना देने की बात कर रही है कि जो फास्ट ट्रैक अदालत हैं उनमें हम इस मामले को चलाएंगे और जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सवाल वही है कि कब सुरक्षित होगी बेटियां, कब उन्हें इंसाफ मिलेगा और इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें कब सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये सवाल मुख्य रूप से अनिल गंगवार जी आप शुरू करिए इस चर्चा को कि किस तरह जी। से लोग इंसाफ की इस इंसाफ की गुहार कर रहे हैं और जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं और जो घटना हुई है उसकी पूरी तरह से निंदा कर रहे हैं। अनिल गंगवार जी। शेखर भाई, जो हाथरस में घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो आरोपी हैं उसकी सही जांच की जाए और उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये जांच की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई घटना होती है, लोग गुस्से में एक दूसरे का नाम रखते हैं और पुलिस सही जांच को नहीं करने देते। इसलिए जो ये पूरा प्रकरण मैंने देखा है और अभी तक सुना है, उसमें पुलिस ये भी कह रही है कि रेप अभी जो है इसका सिद्ध नहीं हुआ है। अभी पुलिस का ये भी बयान इस पे आ रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना क्यों हुई, किसने की और इसमें क्या है,
अब रही कि बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, उसके देखिए बहुत कारण हैं। ये आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं उसके कई कारण हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, आज भाजपा सरकार में है, लोग भाजपा को कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो और ये कैसे, लेकिन मेरा अपना एक दूसरा मानना है। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो और समाज सेवी, तीनों संगठनों को एक साथ बैठना चाहिए और इस पर विचार और मंथन करना चाहिए कि जो ये लड़कियों के साथ घटनाएं होती हैं वो रुके कैसे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि एक तो समाज में जो अनैतिकता का भाव बढ़ रहा है, स्वच्छंदता बढ़ रही है, मोबाइल बढ़ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का जो इसमें रोल है, ये सारी घटनाओं को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रही है। एक पक्ष, दूसरा पक्ष में और एक कहना चाहता हूं कि जैसे कोई घटना होती है उसमें पुरुष वर्ग को ही हर बात में दोषी मान लिया जाता है। कभी भी कोई लड़की पक्ष की जांच नहीं होती है कि आखिर ये घटना क्यों घटी। मैं आप एक शेखर भाई, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, बख्तियारपुर में जो घटना हुई थी उसका आपको पता होगा कि 4 लोग नामदर्ज हुए थे, चारों जेल गए और उनको आजीवन सजा हुई। और वो घटना, चारों व्यक्ति, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, चारों आदमी गलत जेल गए और गलत सजा काट रहे हैं। जो आरोपी थे वही हंगामा कर रहे थे, वो बच गए। तो इसलिए एक तो जांच सही होनी चाहिए और हर पक्ष, हर पहलू को, तो जो मैंने इस पे अभी टीवी पर कई एक घंटे से सुन रहा हूं, जो देख रहा हूं, उसमें पुलिस जो बयान कर रही है उसमें दूसरी भूमिका समझ में आ रही है। इसलिए इस पहलू को, इसकी जांच किसी भी अच्छे निष्पक्ष, चाहे इसमें जज कमेटी बनाई जाए, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और तभी सजा मिलनी चाहिए। जो भी आरोपी है, जितने भी घटना की है, हत्या तो है ही है, अगर रेप नहीं तो हत्या तो है ही है, तो फांसी तो उन्हें होनी चाहिए जिसने भी किया है, लेकिन जांच होनी चाहिए। और समाज में ये जो बढ़ रही हैं घटनाएं, आए दिन घटनाएं हो रही, अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले 2 लड़के और एक लड़की रात में 8 बजे आ रहे थे और एक बरझाले में एक्सीडेंट में मर गए, तीनों अल्कोहल पिए हुए थे। तो आज लड़कियों में भी बड़ी ही वैसी वैचारिक धाराएं बढ़ रही हैं और ये सबके पीछे बड़ा ही एक सोच है, इसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं और इनको निपटाने के लिए समाज से भी और सत्ता और विपक्ष। रमेश कठेरिया जी, इस घटना में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हाथरस में एक अनुसूचित जात के अंतर्गत बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, ये जिनके साथ ये घटना जो हुई है, ये वहाँ के लोग, जिन घटना में जो आरोपी सामने आए हैं वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, बेगार लेते हैं और ये इतने गरीब लोग हैं कि घास काट कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसमें शुरुआती दौर में, मतलब आज पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार चारों आरोपी हों, 12 दिन के बाद हुए, 15 दिन की घटना है। पुलिस की लापरवाही रही है। प्राथमिक रूप से देखा जाए कि पुलिस ने उस पर गंभीरता से नहीं लिया है। जब सबसे प्रथम माँ ने देखा है, जो लड़की नंगन अवस्था में थी, बेहोश थी, खून निकल रहा था, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। पुलिस इसको छिपाना चाह रही कि रेप नहीं है, और रेप नहीं है तो वो बिल्कुल नंगी लड़की है, बेहोश हालत में है। उसके बाद में इतनी गंभीर मामला, उसके चोटें आई हैं। इसके बाद में जो उसको रेफर किया गया, अलीगढ़ भेजा गया। पुलिस अगर चाहती तो तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि ये घटनाएं ऐसी हैं समाज में कि इनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सच्चे मन से अगर कहती है बेटी बचाओ, तो सच्चे मन से अगर कहती है बेटी बचाओ, तो इस तरह के अंकुश लगने चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हम वहाँ के हाथरस के सांसद को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सुजातीय गरीब परिवार की बेटी के साथ इतना जन अपराध हुआ है, उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तविक योगी और महात्मा संत हैं तो इनको तुरंत इसको कहना चाहिए था, उसी घटना के दूसरे दिन ही कहना चाहिए था कि जिंदा और मुर्दा हमें आरोपी चाहिए। तो
और भी संदेश अच्छा जाता। इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कड़े निर्देश लेने चाहिए, कड़े, हाँ, थाने से लेकर सीओ सर्किल तक इनको निलंबित कर देना चाहिए, तब इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। और जब तक सख्त कदम नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं हाथरस के इस छोटे से गांव में, वहाँ ये जितने भी उच्च जात के लोग होते हैं ये गरीबों से बिगाड़ लेते हैं, दलितों से, अनुसूचित जात के लोगों से, और उनके साथ जो है इस तरह की घटना कर कर संदेश देना चाहते हैं कि एक परिवार ने हमारे बिगाड़ नहीं की है, हमारे कहने से काम नहीं किए हैं, तो तुम्हारे दूसरे लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं होंगी। ये संदेश देने के लिए ऐसे मतलब अपराध करते हैं। और हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि तत्काल जो है थाने से लेकर सीओ तक इनको निलंबित कर देना चाहिए और आरोपी लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। समीर यादव। देखिए, पहले निर्भया कांड हुआ और पूरे देश ने अपने गुस्से का इजहार किया, और उसके बाद में कानून में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये घटनाओं का होना जारी रहा, घटनाएं नहीं रुकी। उसकी मुख्य वजह ये है कि हम लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि कानून तो बन गया, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो कानून का पालन करने वाले हैं या रक्षक हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही घटना है जो घटना में आपने देखा होगा कि लगभग 15 दिन पूर्व की घटना है। फादर ने उसके बताया लड़की के कि मैंने उसको बेहोशी की अवस्था में पाया, मैं उसको लेकर थाने गया। थाने के लोगों ने कहा कि बहुत गंभीर हालत है इसकी, यहाँ अस्पताल में इलाज नहीं हो पाएगा, इसको अलीगढ़ लेकर जाओ। जब अलीगढ़ ले जा रहे थे तो 2 पुलिस वाले भी साथ में गए, लेकिन वो बीच रास्ते से गायब हो गए। इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। उसके बाद में अस्पताल में भर्ती किया अलीगढ़ में। 6 दिन बाद उसको होश आया। होश आने पर उसकी माँ का बयान है कि लड़की ने बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई। उस घटना को, जो वास्तविक घटना थी या जो मुकदमा लिखाया जाना चाहिए था, वो ना लिखकर सिर्फ छेड़खानी का घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में उसको जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो एम्स में मांग की गई, लेकिन एम्स में ना भर्ती करके उसको सफदरजंग या किसी और अस्पताल में भेज दिया गया। अब वहाँ पर उसकी आज दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद में घर वालों का आरोप है कि अभी भी लोग धमकी दे रहे हैं। आप ये देखिए कि 15 दिन के बाद में पहले पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ इस पर आज क्यों बयान आ रहा पुलिस का, इससे पहले क्यों नहीं आया, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। जब थाने वालों ने ये मान लिया कि लड़की की हालत गंभीर है तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने तो आज एक चैनल पे देखा, वो लोग बता रहे थे कि जब उन्नाव में ये इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो ये जो पुलिस अधीक्षक इस समय हाथरस में है वो वहाँ उन्नाव में थे। ये मैंने चैनल पे एक पे देखा, बताया जा रहा था कि तो इनके कार्यकाल में वहाँ भी इसी तरीके से घटनाएं हुई, कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं होती है, और वो अपने उनकी कार्यशैली ऐसी है कि वो गंभीर अपराधों को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब तक पुलिस गंभीर अपराधों को गंभीरता से नहीं लेगी और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इन घटनाओं में जो है सुधार नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, इस प्रकार के गंभीर जो आपराधिक मामले हैं उनका निस्तारण जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले। तब कुछ संभावना बनेगी कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और नहीं तो ऐसी घटनाएं लगातार जारी बनी रहें। सोम तिवारी। देश में कहीं ना कहीं बड़ा शर्मिंदगी का विषय है कि जिस तरीके से, अब देखिए, निर्भया शब्द को आज हम फिर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इस डिबेट में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने सबकी बातें सुनी, लेकिन एक शब्द मेरे दिमाग में आता है कि राम राज्य, यही राम राज्य है। और ये कितना बढ़िया राम राज्य है सरकार में कि रेप पीड़िता की मौत हो जाती है और उसके बावजूद पुलिस इस प्रयास में लगी रहती है ताकि सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगे, सरकार के ऊपर दाग ना लगे, इस राम राज्य की जो है एक वो शैली चलती रहे, गुणगान होते रहे। तो पुलिस कह रही है कि उसका रेप नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम की दुहाई दी जा रही है,
जिस जिस पीड़ित परिवार की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका ये मुकदमा, रेप का जो मुकदमा था, वो छेड़छाड़ में दर्ज हुआ था घटना के 8 से 10 घंटे बाद। कितनी बड़ी बात है, कितनी विडंबना है इस प्रदेश के अंदर कि जिस पुलिस से अपराधियों को भय खाना चाहिए, उस पुलिस से आम जनमानस भय खा रहा है। वो इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बावजूद वो मुकदमा नहीं दर्ज करा पा रहे हैं, और मुकदमा दर्ज होता है, तामील होता है काय में, छेड़छाड़ में। ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, अभी मैंने समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को गौर से सुना, तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि दोनों प्रवक्ताओं की बात में ही एकता नहीं है। एक सज्जन पुलिस को और जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे सज्जन पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो इस समय गणित है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता के पक्ष में रहना है कि सत्ता के विपक्ष में रहना है। जबकि यहां पर सीधे सीधे एक बेटिया की बात है, देश की एक बेटी की बात हो रही है जिसके साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ है। वहां समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं मुझे वो स्टैंड याद आता है। अनिल जी ने जो बात कही है वो उनकी गलती नहीं है, उनका नजरिया वही है जो समाजवादी पार्टी के और नेता बोल चुके हैं, जो महिलाओं के कभी वस्त्रों को लेकर कमेंट करते हैं, कभी महिलाओं की ही गलती बता देते हैं इस रेप जैसे जघन्य कांडों में। तो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी को इस विषय पर कुछ बोलने का अधिकार है, उनको घर पे बैठना चाहिए, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वकालत करें, वही बेहतर होगा। कांग्रेस को ये नहीं बताया कि कांग्रेस क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग अपना स्टैंड जानते हैं, और आज की घटना के बाद में प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया है, इस घटना का विरोध किया है। घटना के पक्ष में कोई नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं, अब मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, इन दरिंदों पर एनएसए कब लगेगा? इन दरिंदों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? इनकी चौराहे पर तस्वीरें कब लगेंगी? इतना जघन्य कांड होने के बाद आप टॉप 10 अपराधियों की तस्वीरें लगा रहे हैं। 15 दिन हो गए, इन अपराधियों की तस्वीरें क्यों नहीं आई? इन अपराधियों की तस्वीरें क्यों नहीं चौराहों पर लगी? बात करते हैं योगी जी, बड़ी बड़ी जो है अभी जो उन्होंने क्या बनाया था, एक नई स्क्वाड बनाई थी, पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, और नए के लिए कुछ ना कुछ एक और नया शगुफा ला रहे हैं। गुस्सा है देश के अंदर आज महिलाओं और बेटियों के लिए जो इस व्यवस्था हो रही है, ये निंदा का प्रश्न है। पुलिस को मुकदमा 8-8 घंटे बाद दर्ज कर रहे हैं, वो भी छेड़छाड़ में। उस पीड़िता के बयान की बात उसकी मां अगर बता रही है, कह रही है, क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? ऐसे चलेगा देश? ऐसे चलेगा ये प्रदेश? ये सीधी सीधी तानाशाही है। आपने चलाया 70 साल, क्या घटनाएं नहीं हुई? देखिए शिवम जी, समाज को सही दिशा में लाने के लिए, सुनिए मेरी बात, समाज को सही दिशा में लाने के लिए बैठना पड़ेगा। ये कोरी राजनीति करने, भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग भड़बड़ाइए मत, आप लोग जवाब नहीं की स्थिति में है। पहले सुन लीजिए बात को। मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी कहाँ है? जो निर्भया कांड में सड़कों पे आकर बैठी थी, कहाँ है उनका एक ही बयान? दिख रहा है किसी को? एक शब्द बोली आके इस पर? क्यों नहीं बोली? अब जिम्मेदारी नहीं लेंगी? अब उन्हें ये दलित की बेटी उनकी बेटी नहीं है क्या? उस समय राजनीति कर रही थी क्या? कौन जवाब देगा इस बात का? तो देखिए, किसी के दांव पर कीचड़ उछालने से पहले स्वयं आत्मसात करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये देश निर्भया को भी नहीं भूला है, जिस तरीके से उस पर कार्रवाई हुई उसको भी नहीं भूला है। और आज इस गैंग रेप में जो सरकार हीरा हवाली कर रही है, पुलिसिया तंत्र जिस तरीके से व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, ये निंदा का प्रश्न है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आज शुभम जी कई सवाल उठाए हैं सतपाल जी, और अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि और सरकार ने फैसला लिया कि जो दुराचारी लोग हैं, सौदे हैं, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। सड़कों पर सख्त फैसले, सख्त कदम उठाए थे सरकार ने। लेकिन इसी बीच एक घटना आई है, और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि पूरे देश में गम और गुस्से का इजहार है, और अपने अपने ढंग से लोग इस मामले में गम भी व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा भी व्यक्त कर रहे हैं। तो जो सवाल सत्यपाल जी उठे हैं, उनको लेकर के समाज किस तरफ से देखे, किससे उम्मीद करे, और कैसे ये सब स्थिति कहीं जो है जो अपराधी हैं वो कैसे डर खाएंगे कानून से? देखिए शेखर जी, इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करने वाला। जहाँ तक लोग अभी बात कर रहे थे, जो शुभम जी बड़ी बात कर रहे थे, निर्भया कांड किसकी सरकार थी दिल्ली में, इनको भी मालूम होगा। तो घटनाएं जब होती हैं तो घटनाएं
के लिए न तो कोई सरकार हो और घटनाएं घटित करने वाले लोगों को कोई राज्य हो, आज तक कोई किसी राज्य में रोक नहीं पाया। गुंडे बदमाश समाज में पहले से थे। आज जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको इस बात में विचार करना चाहिए कि उनके बड़े बड़े गुंडों और बदमाशों के पक्ष में राजनीतिक दलों के बड़े अच्छे वकील लायर उनके पक्ष में क्यों खड़े होके जाते हैं? उनको ऐसे काम करने वाले लोगों के पक्ष में वकील कहाँ से मिल जाते हैं? क्या उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए? राजनीतिक बात करने वालों को अपने दल के लोगों को, ऐसे लोगों को जो इस टाइप का काम करते हैं उनको निकाल के बाहर नहीं करना चाहिए क्या? ये राजनीतिक चीजें नहीं है, इसमें राजनीति ठीक है। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कहते कांड नहीं होना चाहिए, हम भी कहते कि नहीं होना चाहिए। सरकार का जो काम है, जो तंत्र है सरकार के पास, उस तंत्र के आधार पर सरकार को जो काम करती है वो सरकार अपने हिसाब से काम करती है। इस घटना में भी तत्काल एफआईआर दर्ज हुई और लोग भी गिरफ्तार हो गए, 15 दिन में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और जो सोशल मीडिया और उसके आधार पर जो चीजें चल रही हैं उनके आधार पर सारी चीजों में हम फैसला नहीं करते हैं। कितनी चीजें सोशल मीडिया पे आज के दिन सारी चीजें सही होती हैं, घटना के बाद उसमें से 4 के चारों मुलजिम अरेस्ट हो गए और उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी फांसी से लेकर जो भी सजा होने की बात है वो होगी। लेकिन हमारा कहने का मतलब उससे जिसके साथ एक काम हुआ है वो चीज वापस नहीं हो सकती है। इसमें से 2 पक्ष हैं। समाज में भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले लोग, चाहे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए और समाज को भी सोचना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले के लिए सिपाही नहीं बैठा है, हर गली मोहल्ले के लिए सरकार का आदमी नहीं बैठा है जो आपके हर घर के आदमी को रोकेगा कि आपका लड़का गुंडई क्यों कर रहा है, सड़क पे दारू पी के क्यों घूम रहा है। सरकार का काम ये है कि सरकार गुंडई और बदमाशी रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रही है। आज जितने गुंडा हैं, माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनसे लोग संरक्षण पाते हैं, सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं, सरकार की भी एक लिमिटेशन है। किसी को उठा के चाहे जैसे उठा के बंद सरकार नहीं कर सकती है। सरकार को बंद करने के पीछे उसका रीजन भी खोजना पड़ता है, उसका चीज भी ढूंढ। आज भी योगी जी के कार्यप्रणाली पे तमाम राजनीतिक दल के लोग प्रश्न इसलिए उठाते हैं, अरे साहब उठा के चाहे जिसको बंद कर देते हैं साहब, उनको उनके सर घुटवा दिए गए, उनको उठा के बंद कर दिया गया, मजनू फोर्स बना दिया, फलाना काम किया था। कौन लोग विरोध करने वाले लोग होते हैं? हम राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन राजनीति के अलावा ये चीजें समाज का भी एक बड़ा तबका, ऐसे लोगों के बारे में उसको सोचना पड़ेगा, उसको बहिष्कार। आज स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं, क्या कर रही थी भाई प्रियंका गांधी? चली जाती वैसे धरना देने के लिए लखनऊ, अलीगढ़ क्यों नहीं चली गई? चली जाते। सुन लीजिए शुभम जी, मैंने सुना है, बीच में नहीं बोला है, पहले सुन लीजिए मेरी बात। क्यों नहीं चली गई? आज 15 दिन से अगर ये कह रहे 15 दिन से एफआईआर नहीं हुई तो ये क्या करते नहीं वहां दिल्ली में बैठकर? कहती कि भाई गलत हो रहा है ना, और उनको मालूम था कि कार्रवाई तत्काल हुई है, लोग गिरफ्तार हो गए हैं, इसलिए नहीं गई। लेकिन बोलने के लिए लोग नेता इस पर बैठकर चाहे जो कुछ बोले, चाहे जो कुछ काम करें। सबकी सरकारों की कानून व्यवस्था हमने देखी है। और ये सरकार का इंटेंशन क्या है? सरकार ने का इंटेंशन है कि उपद्रवियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ऐसा थोड़ी है। लोकतंत्र में सबको वकील मिलते हैं, लोकतंत्र में सबके समर्थक मिलते हैं। कल हम ऐसे उसमें से 4 लोग, आज उसमें आ गया है, आप मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे आ गया है कि उसको जो है रेप नहीं हुआ है। अब फार्मासिस्ट रिपोर्ट जाएगी, उसके लिए जाएगी ना वो, तब उसमें से साबित होगा, तब सरकार उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा, तब कोर्ट में रेप का चलेगा। सरकार की अपनी, सरकार के हाथ में थोड़ी होता है कि जो लिख दो आप वो मान लिया जाएगा। एफआईआर उसकी हो गई, एफआईआर उसी चीज में हुई है। लेकिन कोर्ट से जो कानूनी जो पेचीदगियां होती हैं, जिनमें निर्भया को भी फांसी लगाने में कितना समय लग गया, जबकि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला, उसके बाद भी 5 साल 6-7 साल तक मुझे लगता है उसमें से लग गए। उसके बाद उनको फांसी चारों को हो पाई। उस अंतिम समय तक लोग विदेश तक जाकर लोग उनको वकील उपलब्ध होते रहे। तो इस पे सरकार अपने काम करते रहेंगी। सरकारें तो लोगों की यहाँ आती है और जाती रहेंगी। लेकिन इसमें जैसा अनिल जी ने कहा है, जैसे अन्य लोगों ने भी कहा है, मैं इसको अभी भी कांग्रेस के दोनों मित्रों ने तरीके, एक लोग कह रहे दलितों के साथ हो रहा है। अरे भाई, बलात्कारी की या जो पीड़ित होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, ये कोई जाति नहीं होती है। पीड़ित होता है और बलात्कारी होता है, चाहे वो जिस जाति के लोग। मुलजिम होता है और पीड़ित होता है। हम इस समाज को आखिरकार यहाँ भी जाति देखते हैं, यहाँ भी हम राजनीति देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हमको इस सब चीजों से उठकर और अन्य चीजें करनी चाहिए। सरकार उसमें उनके पोस्टर भी लगेंगे। अब तो गिरफ्तार हो गए, पोस्टर लगाने की क्या बात है? अपराधी जब उनके हो जाएंगे, पोस्टर भी लग जाएंगे, उनसे वो लड़की तो वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन सरकार ने जितनी तत्परता से काम करना चाहिए था
काम किया है और उनको सजा भी मिलेगी, ये भी बात पक्का है कि सजा भी मिलेगी, सारी चीजें होंगी। तो उसमें दिया है लड़की का जो बयान था, जब लड़की होश में थी, तो बयान के आधार पर लड़की ने एक बयान दिया है कि भाई 4 दिन पहले लड़की ने एक एप्लीकेशन दिया था कि ये लोग हमको परेशान करते हैं। ये उसी आधार पर, उसी बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब वो लड़की का या फॉरेंसिक जो रिपोर्ट, आप जब इस रिपोर्ट में अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि भाई उसमें से रेप का पुष्टि नहीं होती है, तो उसकी जांच वहां होने जाएगी, जांच हो जाएगी, केस तब्दील हो जाएगा। और जो उसमें अब मैक्सिमम फांसी की सजा रेप अपराधियों के लिए हो गई है। अब 14 अब जो माइनर लोगों के लिए भी फांसी का प्राविधान हो गया है निर्भया कांड के बाद, देश में कानून बन गया है ऐसा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें से सरकार का पक्ष है वो सरकार करेगी, लेकिन समाज का जो दूसरा पक्ष, जो अनिल जी ने सबने कहा है, और हमारा लड़का शराब पी के अगर सड़क पे घूमता है तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, हमारा लड़का अपराध करने के आता है तो हम बचाने की कोशिश करते हैं, हमारी पार्टी का होगा अपराधी होगा तो हम बचाने का प्रयास करेंगे। ये सब वृत्ति राजनीतिक लोगों को, समाज से अगर ये कलंक मिटाना है, समाज से अपराध मिटाना है, तो केवल सरकार नहीं, इसमें सारे राजनीतिक दलों का और समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें से होना चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि इसमें से जो कार्रवाई सरकार कर सकती है, और ये नहीं बोलने वाले हैं कि इनके साथ कोई कम रियायत नहीं, वो सब चीजें नहीं होंगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको राजनीतिक रंग नहीं देना। और जो सिस्टम मैं ये बात कहना चाहता हूँ, शिवम तिवारी जी, आपने बख्तियारपुर कांड सुना होगा, आपके जिला अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। एक सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए अब मेरी, तो उसमें क्या सत्यता हुई आपको पता है? वो आजीवन सजा काट रहे हैं इस हंगामे के कारण, राजनीतिक लोगों के कारण, और सच्चाई को सामने नहीं आने दिया। कहीं बसें चला रहे हैं, कहीं रोड मार्च कर रहे हैं, और उसमें वो अपराधी छिपे हुए थे। और ये उन्नाव में भी जो घटना हुई, वो लड़की उसकी पहले से गर्लफ्रेंड थी, और जब उसने उसके साथ शादी नहीं की तो उसने उसके ऊपर रेप का मुकदमा लिखा दिया। तो कम से कम दोनों पक्षों को देखिएगा। पुलिस की बात, पुलिस यहाँ बार बार कह रही थी कि ये मुलजिम नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोग, आप जैसे संगठन के लोग जो है हंगामा कर रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, आग लगा रहे थे, और इसके कारण वो 4 आज आजीवन अपने बच्चे उनके जो है आज जो है भिनक रहे हैं। दलित, चारों दलित हैं। यह जात पात की बात नहीं, तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए। पुलिस की बात भी समझनी चाहिए कि पुलिस को बगैर वाले महिला अगर दूसरे दिन नहीं मिल गई होती तो वे लोग जेल चले गए थे। महिला चले गए, तो कम से कम ये महिला पक्ष को भी देखिए आप। आज अरे शिवम तिवारी जी, मैं कॉलेज चलाता हूं, मैं देखता हूं आज लड़कियां क्या कर रही हैं। कभी लड़कियों, आप इसमें देख लीजिए, गायत्री प्रजापति वाले कांड को देख लीजिए, आज वो कह रही कि वो मेरे पिता हैं, और कल उसी ने मुकदमा लिखाया था। तो कम से कम अब वो जेल काट रहा, वो भी जेल चली गई, अब वो लिखाने वाला भी जेल चला गया। तो कम से कम जो हो रहा है, समाज को जो बेकार किया जा रहा है, उस पर बैठना चाहिए। और समाज में जब तक बैठेंगे नहीं लोग और दोनों पक्षों को नहीं समझेंगे, तब तक सुधार नहीं है। आप एक नहीं, आप तीसरे दिन किसी को फांसी दे दो, और ये बलात्कार अगर रुक जाए तो मुझसे कहना। समय दिए 1 मिनट में। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि इस कांड में ऐसा संदेश दें कि इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हो और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। समीर यादव जी। नहीं, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो दोषी हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों की कोई जाति धर्म नहीं होती, आतंकवादी हो, गुंडा माफिया कोई हो, उसका जाति धर्म नहीं होता। लेकिन ये सरकार की विशेष जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि कम से कम एक जाति विशेष के लोगों को तैनात किया जाना, जिस तरीके से जिलों में और थानों में होता है, ये नहीं होना चाहिए। लोग समाजवादी पार्टी की बात कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ अपने जिले के फर्रुखाबाद के उठाकर देख लीजिए आप। समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के कार्यकाल में जो थानों में तैनात रहे हों, जो जिलों में तैनात रहे हों अधिकारीगण, उनकी जातियां देख लीजिए, सभी जाति वर्ग के लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, बिना जाति धर्म किसी प्रकार के भेदभाव के, सभी को समान रूप से देखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। तभी ये इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, जल्दी बोलिए। अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनिल जी का बयान आया, तो मेरा पहला तो कहना यह है कि ये जो डिबेट हो रही है, ये सब महिलाओं और बहनों को देखनी जरूर चाहिए। दूसरी बात, अनिल जी ने एक बात कही कि वो स्वयं कॉलेज चलाते हैं, तो मेरा अनिल जी से निवेदन है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं,
और एक कॉलेज चलाते भी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने अपने कॉलेज की छात्राओं महिलाओं को कहीं ना कहीं इस तरीके से दोषी मत बनाइए जो जिस तरीके से आप जो बोल रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी दोषी होगा उसे दोषी कहा जाएगा भाई, उसे कोई हाथ थोड़ी बनाया जाएगा। लीजिए, मेरा नंबर है, मेरी सुन लीजिए, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। बख्तियारपुर कांड की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब बख्तियारपुर वाली घटना हुई आपने सबे आरोपित कर दिया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अगर आपको इतना मालूम था, इतनी आपको जानकारी थी, तो उस जब आग लग रही थी तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? कोई प्रयास किया? किसी नाम था शिवम जी, उसमें मैं नाम दर्ज हूं, उसमें मैं नाम दर्ज हूं। वो सच्चाई समाज के सामने लाने का समाजवादी पार्टी के 14 लोग नामजद हुए थे। तो उसके बाद जब हुए थे तो वो लोग बेरोजगार, वो मतलब बेगुनाह कैसे फंस गए? और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात पे आना चाहूंगा कि एक बात की बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से वो सत्ता की व्यवस्थाओं को और मजबूरियों को समझ गए हैं। ये चीज वो पहले नहीं समझते थे, जो वो 60 साल 70 साल बोलते रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि सत्ता में बैठ के क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं यही चीज स्मृति ईरानी जी को भी समझनी चाहिए थी। अब आदरणीय सुषमा जी हमारे बीच में नहीं है, पुण्यात्मा है, मैं उनके लिए कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी को तो समझना चाहिए था कि सत्ता की क्या मजबूरी होती है। फास्ट ट्रैक की बात निर्भया में हमने भी करी थी, हमने बात कही थी, आप लोगों ने लांछन लगाया था। आज आप वो सत्ता की मजबूरी को समझ रहे हैं कि क्या होता है, सत्ता क्या कर सकती है, नीचे का तंत्र किस तरीके से बर्बाद करता है। और जहां तक आपने प्रियंका जी की बात कही तो मान्यवर मैं आपकी जानकारी में डाल देना चाहता हूं, जतिन प्रसाद जी आज जब पीड़ित परिवार के पास गए वहां पर उन्हें प्रियंका जी से स्वयं बात कराई। उससे पहले बीच में 2 बार कांग्रेस के प्रवक्ता गए और प्रियंका जी से उनकी टेलीफोनिक बात कराई। तो इस तरीके का आरोप जरूरी नहीं सब चीजें में आए, क्योंकि हम मोर को दाना खिलाते हुए मीडिया में नहीं दिखाते हैं। ये जो सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक विषय है, उसमें कांग्रेस परिवार के साथ खड़ी है और खड़ी है, इसीलिए मैं आपको इंगित करा रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं इतनी बातें कि कहीं ना कहीं ये एक तकलीफ देने वाला विषय है। मुझे पीड़ा है, मुझे तकलीफ हुई है कि हमारे देश की महिलाओं बेटियों के साथ ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। इन अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए, चाहे पोस्टर लगे चाहे उन्हें फांसी हो, लेकिन एक भय होना चाहिए कि जो ये इस तरीके की सोच पालेगा उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। बलात्कारियों को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, महिलाएं बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगी। हाँ सतपाल जी समापन करिए 1 मिनट में। देखिए शेखर जी, सबने अपने तरीके से कहा है। एक तरफ तो लोग कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ लोग राजनीति कर रहे हैं। सब राज्यों की स्थिति और समीक्षा सबने सरकार चलाना, सरकार तो चलाए जिन लोगों ने चलाई है और हम भी सरकार चलाते हैं, दोनों के सोचने में फर्क है। विरोध पक्ष का जो काम है विरोध पक्ष अपने तरीके से करता है, लेकिन विरोध पक्ष को की अपनी एक सीमाएं भी होना चाहिए कि अनर्गल चीजों को जैसे अनिल जी ने एक विषय को रखा है, ऐसे अनर्गल चीजों को जब हम बड़े पैमाने पर झूठ बोलते हैं राजनीतिक फायदे के लिए तो तथ्य उसमें से दब जाते हैं, लोगों को साथ न्याय नहीं हो पाता है। सरकार उस दबाव में, उस सारी चीजों में वो गलत लोग भी कई बार चले जाते हैं। अभी लोगों ने उधम जोता, वो महिला अभी उन्नाव में जिंदा मिल गई, अगर नहीं मिल जाती तो जैसे बे आजन्म जीवन कारावास काट रहे हैं ऐसे लोग भी काट रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी वहां प्रदर्शन करने चले गए, महिला गायब है, सब लोग कर रहे थे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि राजनीति हम राजनीति की जगह करें, लेकिन राजनीति में ये सोचना चाहिए कि हमारी राजनीति का ऐसा हमें झूठ का एक गुबार बनाकर किसी को डैमेज करने के लिए ऐसा प्रोपोगंडा न करें कि जिसके कारण सत्य दब जाए, जिसके कारण अन्याय हो जाए, जिसके कारण अनर्थ हो जाए और सही लोग दोषी जो हैं उनको सजा न मिल पाए। ये चीजें उसमें से कहीं कहीं बचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये आज की इस डिबेट के अंत में हम 1 मिनट के लिए मौन करते हैं, मौन श्रद्धांजलि उस बेटी के लिए देते हैं और उसके साथ ही आज की इस डिबेट को हम समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। मौन के साथ में हम आज के इस डिबेट को, बिग बुलेटिन को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। ठीक, कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट में।
जंगल राज व्याप्त है। लगातार महिलाओं और व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का वातावरण है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। एक दुखद विषय है जो हमारी सरकारों को और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिस तरीके से इस देश में एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जब बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ पाएगी। इस तथाकथित राम राज्य में, मैं राम राज्य बोलूँगा, जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हमारी सरकार में ऐसा है भी कि ऐसे अपराधों में सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों। चाहे भी आपने देखा होगा इससे नहीं, गैंगरेप की घटनाएं देखो हर सरकार में होती है, ऐसा नहीं हमारी सरकार में हो। और जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा। हमारी सरकार में न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा।